हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। बायोज्योग्राफी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आंसर द फॉलोइंग अडॉप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन द इथियोपियन रियल्म। ये जितने भी रियल्म वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको लिखने का तरीका एक एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग डिफाइन कर देंगे जो भी रियल्म पूछा गया, जैसे यहाँ पर पूछा गया है इथियोपियन रियल्म के बारे में। पहले हम लोग इथियोपियन रियल्म को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं कि इथियोपियन रियल्म, जैसे एफ्रोट्रॉपिकल रियल्म भी बोलते हैं, ये एक मेजर बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। फिर हम लोग बताएंगे इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या क्या है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सब सहारन अफ्रीका, मेडागास्कर का एरिया और इनफैक्ट सम पार्ट ऑफ जो अरेबियन पेनिनसुला है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद से एक मैप बना करके यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लो एक मैप मैं अगर बनाऊँ, ये मान लो हमारे पास में इलाका है अफ्रीका का, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेडागास्कर का इलाका हो गया या ये वाला जो पार्ट हो गया, ये अरेबियन पेनिनसुला को लेकर के ये पूरा पार्ट हमारा इथियोपियन रियल में कहलाता है, इथियोपिया के पास वाला जो एरिया पड़ता है। सो मैप बना करके आप दिखा देंगे। फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बता देना है। जैसे ये जो रीजन होती है इसमें यूनिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इट इज़ शेप्ड बाई इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जोग्राफिक बैरियर्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ में हमें क्लाइमेट कंडीशंस भी देखने को मिल जाती हैं। फिर हम लोग मेन जो इसका क्वेश्चन है एडॉप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की तरफ आ जाएंगे। एडॉप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कई सारे फैक्टर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं एक कि आखिर में व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। कई सारे फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे क्लाइमेट एंड बायोम को लेकर के हो गया, या फिर टोपोग्राफी को लेकर के हो गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को लेकर के, जोग्राफिक बैरियर्स वही जो टोपोग्राफी वगैरह होती है, और साथ ही साथ में जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस हो गई। तो एक तरीके से जितने भी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे अपनी थ्योरी वाली क्लास में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर ले आकर के रख देनी है। क्लाइमेट, जितने भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जोग्राफिकल बैरियर्स जैसे टोपोग्राफी वगैरह हो गई, और ह्यूमन इन्फ्लुएंस हो गया। फिर इसके बाद से हम लोग आएंगे, सेकंड जो हमारा फैक्टर आ जाएगा दैट इज़ मेजर जू जियोग्राफिक सब रीजन को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पर इथियोपियन हो गया, सवाना, कॉन्गो बेसिन, मेडागास्कर, इथियोपियन हाईलैंड और डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। इसके बारे में भी हम लोग चाहे तो थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इथियोपियन सवाना, इथियोपियन सवाना में हमें पता है यहाँ जो लोकेशन आएगी वो क्या आएगी, सूडान की आ जाएगी, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की लोकेशन यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर प्राइमरली जो ग्रासेज होते हैं, घास होते हैं और ओपन वुडलैंड होती है, ये देखने को मिलती है। हर्बीवोरस जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया। इसके अलावा मेजर कार्निवोरस हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे लायन हो गई, चीता हो गया, लिपार्ड हो गया, एट्सेट्रा। फिर इसी तरीके से कॉन्गो बेसिन के बारे में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमें डाइवर्स रेंज ऑफ प्राइमेट देखने को मिलते हैं, जैसे गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया। इसके अलावा कुछ यूनिक स्पीसी भी देखने को मिल जाते हैं जो कि फॉरेस्ट एलिफेंट वगैरह होते हैं। बाकी ये इलाका अपने आप में एम्फीबियन रेप्टाइल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिच है। मेडागास्कर के पास में आ जाएंगे, मेडागास्कर में दिखा देंगे कि एंडेमिक एरिया है जहाँ पर हमें लेम्यूर वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारे पास हाईलैंड, इथियोपियन हाईलैंड का इलाका आ जाता है। यह हाईलैंड एल्टीट्यूड का इलाका है जहाँ पर हमें इथियोपियन वुल्फ या बबून देखने को मिल जाते हैं। डेजर्ट का एरिया आ जाएगा जहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को सहने वाले, एडॉप्ट करने वाले अलग अलग स्पीसीज़ देखने को मिल जाते हैं, जैसे एंटीलॉप हो गया या फॉक्स हो गई, अलग अलग तरीके के रेप्टाइल्स होते हैं। एक जनरल बेसिस पर यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। मेन यहाँ पर बस दिखाना है कि येस आई नो अबाउट द क्लाइमेट एंड आई नो अबाउट द सम ऑफ द स्पीसीज विच आर देयर इन दिस रीजन। लास्ट हमारे पास एरिड और जो सेमी एरिड है या डिजर्ट और सेमी एरिड इलाका है, इसके बारे में दिखा देंगे कि यहाँ पर अगेन जो है अडॉप्टेटिव स्पीसीज देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा ह्यूमन इन्फ्लुएंस एंड कंजर्वेशन इश्यूज़। अब ह्यूमन इश्यूज़ हमें कई तरीके के देखने को मिलते हैं, जैसे डोमेस्टिकेशन हो गया कि लोग जो है जानवरों को पाल लेते हैं। इसके अलावा पोचिंग और इलीगल ट्रेड होती है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गई या अर्बनाइजेशन हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो गया, ये तरीका हो जाता है। बाकी कंजर्वेशन एफर्ट, जैसे हम लोगों ने सिंगरेटी के बारे में बात कर रखा था, सिंगरेटी जो रिजर्व बनाया गया है, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी है जैसे साइट्स वगैरह हो गई, और उसके थ्रू अल्टीमेटली यहाँ पर इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बातें की गई हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम लोग यही कह सकते हैं कि जो इथियोपियन रियल है इट इज़ मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन ऑन द अर्थ विद यूनिक स्पीसीज, और यूनिक होने के साथ साथ ये एंडेमिक भी हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट दीज स्पीसीज बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिस्टर्ब द इकोसिस्टम इफ़ वी डोंट कंजर्व दिस। अगर हम इसे कंजर्व नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली हमें एक बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबिलिटी, और कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे गोल नंबर आई थिंक 13 एंड 14 हो गया, ये दोनों भी हमें देखने को मिल जाते हैं।
ये तो हो गया वो आंसर का स्ट्रक्चर जो आप लोगों को लिखना है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर में कौन से हम लोग जोग्राफर्स का यहाँ पर इस्तेमाल करें, किन जोग्राफर का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए जोग्राफर का नाम लिखने के लिए जो हम लोगों ने एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया, यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लाइमेट वगैरह के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप आइडिया लिख सकते हैं। जैसे हमबोल्ट का आइडिया हो गया, हमबोल्ट के आइडिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा था। इसके अलावा वॉलेस के बारे में बात कर सकते हैं कि ये वॉलेस लाइन एक देखने को मिल जाती है। सिमिलरली टोपोग्राफी को लेकर के हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं टोपोग्राफी के बारे में। जैसे टोपोग्राफी के बारे में बता रखा था, हमारे कॉल रिटर का आइडिया हो गया या सैंपल का आइडिया हो गया। इसके अलावा हमें सॉइल के बारे में देखने को मिल जाती है, जो यहाँ की सॉइल है। तो रशियन जोग्राफर जो वैविलोव हैं उनके बारे, सॉरी वैविलोव नहीं, क्या नाम था इनका, डोकुशेव का आइडिया हो गया। इसके अलावा डेविस पेंक का आइडिया हो गया। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, इन लोगों के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर हम लोग जब ह्यूमन इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एक नाम ध्यान रखिएगा, दैट इज़ जेरेड डायमंड। जेरेड डायमंड का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, या यूँ कहा जाए कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स एंड जितने भी ह्यूमन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, इन सब के बारे में इन्होंने स्टडी की हुई है। तो ये जोग्राफर का नाम हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इन जोग्राफर के नाम के बेसिस पर वी कैन अल्टीमेटली कंक्लूड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यूनिकनेस ऑफ फौना इन द नोटोजियन रियल्म। अब देखो फिर से ये रियल्म वाला क्वेश्चन आ गया। अब रियल्म वाले क्वेश्चन को लिखने का तरीका सेम वही है। सबसे पहले आप डिफाइन कर देंगे कि आखिर में नोटोजियन रियल्म होती क्या है। सो नोटोजियन रियल्म के बारे में जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये एक मेजर बायो जियोग्राफिक रीजन होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी और जो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये वाला जो एरिया है, सराउंडिंग आइलैंड वाला एरिया, ये हमें देखने को मिल जाता है नोटोजियन रियल्म के नाम पर। बाकी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हम लोगों ने बता ही दी है, प्लस साथ में एक मैप बना करके यहाँ पर आप दिखाई देंगे कि कहाँ पर हमें ये लोकेशन देखने को मिल जाती है। अब इसके कुछ स्पीसीज़ के बारे में, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पर हमें हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिल जाती है, प्रेजेंस ऑफ एंशिएंट, यूनिक एंड प्रिमिटिव स्पीसीज़ देखने को मिलते हैं। आखिर में क्या फैक्टर्स हैं, जैसे इसकी यूनिकनेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या यूनिकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि यूनिकनेस को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एक हो गई जो आइसोलेशन है। आइसोलेशन के बारे में अगर बात करें तो ये एक तरीके से मतलब गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था जो कि सेपरेट हो गया और एकदम से आइसोलेट हो गया है। ये एकदम डिफरेंटली ही चला गया। अगर आप देखेंगे इंडो ऑस्ट्रल प्लेट हुआ करती थी, इंडियन प्लेट जो है अल्टीमेटली कोलाइड कर गई थी यूरेशियन प्लेट के साथ में, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया निकल करके आया वो अल्टीमेटली निकल करके चला गया एकदम से सेपरेट एरिया में ही। सो यहाँ पर अब हमें जितने भी प्रिमिटिव स्पीसीज़ होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको प्रॉपरली इवॉल्व करने के लिए, उनकी जो यूनिकनेस है उनको बरकरार करने के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि आइसोलेशन एक बना हुआ है। इसके अलावा हमें मार्सूपियल्स देखने को मिल जाते हैं। मार्सूपियल्स में अलग अलग तरीके के स्पीसीज़ देखने को मिलते हैं जिनके पास मतलब बोल सकते हैं लार्ज प्लेसेंटा मैमल्स होते हैं, जिसके पास नहीं होते हैं, जैसे कैंगरू वगैरह हो गए, ये देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें डाइवर्स हैबिटाट देखने को मिल जाती है। रेन फॉरेस्ट हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट हैं, कोरल रीफ्स हैं। तो बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा डाइवर्स हैबिटाट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इवोल्यूशनरी रेलिक्स हो गए, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो इवोल्यूशन हो रही है वो बहुत स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे होती रह रही है, और जितने पुराने स्पीसीज हैं वो डिज़ापियर भी होते जाते हैं। तो एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन प्रोसेस हमें देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे डार्विन और लेमार्क के आइडिया के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि ये आइडिया हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि ये मतलब हमेशा इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत ही होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल मेजर यू कैन से फॉनल ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे मैमल्स हो गए जो एग लेइंग होते हैं, इसके अलावा मार्सूपियल्स हो गए, या फिर आपके रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के स्पीसीज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारा तीसरा पार्ट रहेगा कंजर्वेशन को लेकर के। सो कंजर्वेशन के लिए हम लोग बता सकते हैं हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रही है, एंड ऑब्वियसली हमें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज़। इसके अलावा कई सारे हमें इन्वेसिव स्पीसीज़ देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। कंजर्वेशन एफर्ट्स करने होंगे हमें, जैसे नेशनल पार्क बनाना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ में कुछ प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी चलाने पड़ेंगे। सो प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसे कोआला को लेकर के बनाया गया है, इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोग्राम हम लोगों को चलाने होंगे। तो ये तो हो गया इसका आंसर। लास्ट में कंक्लूड करते हुए तो सिंपली यही बोल सकते हैं कि दिस एरिया इज़ हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, इवोल्यूशनरी रेलिक, और इस वजह से इस इलाके को अपने आप में प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट थिंग
दिस इज़ आइसोलेटेड एरिया, और यहाँ पर हमें एंडेमिक जोन भी देखने को मिलता है। तो हाईली बायोडाइवर्स रीजन, और हाईली बायोडाइवर्स रीजन के साथ हमेशा एक थ्रेट होता है फॉर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस। ये हो गया हमारा आंसर। अब इस आंसर को लिखने के लिए फिर वही जोग्राफर का नाम क्या लिखें, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर जो यूनिकनेस वाला पार्ट है, यहाँ तो आप लोग लिख सकते हैं, सेम वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे क्लाइमेट वगैरह के बारे में जब आएगा तो क्लाइमेट में आप लोग यहाँ पर हमबोल्ट का आइडिया लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब टोपोग्राफी के बारे में आएगा तो टोपोग्राफी के बारे में भी डाकू शेप वगैरह का जो इलाका है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लिख देंगे। डेविस पेंग का आइडिया लिख सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डार्विन लेमार के आइडिया को हम लोगों ने यहाँ पर लिख ही दिया है। इसके अलावा आप एक और मैं यहाँ पर कहूँगा, चूँकि यूनिकनेस के बारे में बात की गई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर जीन पूल थ्योरीज लिखने की। जो जीन पूल थ्योरीज हैं जो वेविलोव के द्वारा दी गई थी, इसके आइडिया को आप लोग यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ये काफ़ी मतलब रेलेवेंट बना देगा अपने आंसर को। तो ये पूरा आंसर रहेगा जो कि आप लोग लिख सकते हैं, एंड आई थिंक दिस वुड बी द परफेक्ट अप्रोच। जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए उस तरीके से इस क्वेश्चन के लिखेंगे तो बड़ी आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है टाइप ऑफ एंडेमिक प्लांट एंड देयर डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन। देखिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ये अपने आप में रिपीटेड बहुत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको जितने भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, और मोर इंपॉर्टेंटली इसको याद भी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन तरीका वही रहेगा कि पहले हम लोग एंडेमिक प्लांट को डिफाइन कर देंगे। एंडेमिक प्लांट होते क्या हैं? एंडेमिक प्लांट का मतलब क्या होता है कि दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही केवल और केवल वो पाया जाएगा, ये एंडेमिक प्लांट होते हैं। ये कोई आइलैंड हो सकता है, माउंटेन हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक हैबिटाट भी हो सकता है। अब इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसकी वल्नरेबिलिटी के, जैसे हैबिटाट लॉस होना, क्लाइमेट चेंज होना, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, ये हो गया। अब हमें अलग अलग टाइप के एंडेमिक प्लांट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे न्यू एंडेमिक, पैलियो एंडेमिक, लोकल एंडेमिक, हैबिटाट स्पेसिफिक, या फिर आइलैंड एंडेमिक। अब ये बेसिकली तरीका है, इसको याद ही कर लीजिएगा। जैसे न्यू एंडेमिक का मतलब होता है जो अभी रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं एंडेमिक्स को लेकर के, ठीक है। इसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो हमें क्लाइमेट सेंसिटिविटी को देखने को ज़्यादा मिल जाती है। पैलियो एंडेमिक होते हैं जो पुराने एंशिएंट एंडेमिक हैं। यहाँ पर मेन जो एंडेमिसिटी देखने को मिलती है, वल्नरेबिलिटी जो देखने को मिलती है, वो प्राइमरली एनवायरमेंटल चेंज को लेकर के मिल जाती है। लोकल एंडेमिक हो गए जो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए होते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं, मतलब नंबर में होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया किसी आइलैंड या किसी वैली में जब पाया जाता है तो उसको हम लोग लोकल एंडेमिक बोल देते हैं। यहाँ पर भी सेम वही है कि वल्नरेबिलिटी का केस कि यहाँ पर कोई डिज़ास्टर आ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया, तो पूरा स्पीसी ही खत्म हो जाता है। हैबिटाट स्पेसिफिक एंडेमिक में किसी एक पर्टिकुलर हैबिटाट पर जब कोई चीज़ पाई जाती है, ये यूनिक हैबिटाट हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक जोन हो सकता है, जैसे अल्पाइन जोन हो गया, ठीक है। जैसे हमें कॉन्गो में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है जो कि एंडेमिक अपने आप में होती है। तो ये जो एरिया होते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एंडेमिसिटी, हैबिटाट स्पेसिफिक एंडेमिसिटी देखने को मिल जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए सुमात्रा और बोर्नियो आइलैंड पर हमें बहुत सारे ऐसे रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप में हैबिटाट स्पेसिफिक एंडेमिक होते हैं। लास्ट में हमारे पास आइलैंड एंडेमिक हो जाती है। आइलैंड एंडेमिक के लिए जो आइलैंड स्पेसिफिक होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया है, सुमात्रा हो गया, या फिर आपके बोर्नियो हो गया, या इनफैक्ट हवाई आइलैंड हो गया, यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब जो यहाँ पर डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी है वो मेजर थ्रेट की वजह से ही देखने को मिलती है, और ये मेजर थ्रेट आपके हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो सकती है जो कि डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। इन्वेसिव स्पीसीज़ हो गए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गई, या फिर स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ हो गई, ये सब हमें हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी में देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पर अपनाएं। कई सारे कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी हम लोग अपना सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें कंजर्वेशन स्टेटस ही चेक करना पड़ेगा जो कि IUCN की कैटेगरी में आती है ना, जैसे रेड लिस्ट में आती है कैटेगरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, है ना, इस तरीके से जो आती है। फिर इसके बाद से हम लोग यहाँ पर कुछ कंजर्वेशन टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क हो गया, सीड बैंक हो गया, बोटैनिकल गार्डन्स हो गए, हैबिटाट रिस्टोरेशन हो गया, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो गई। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के नाम पर ला सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन तो सेम वही होगा कि सस्टेनेबिलिटी को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, इकोसिस्टम को मैनेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज इकोसिस्टम में अगर कहीं पर एक जगह पर डैमेज होगा तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन से जोग्राफर का नाम हम लोग यहाँ पर ऐड करें। ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है। सो जोग्राफर वगैरह का नाम आप लोग यहाँ पर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किन किन जोग्राफर का नाम हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं।
हालांकि आइडिया वही होगा जो हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन खैर आप लोग बताइएगा कि हाँ कैसे हम इन चीज़ को यूज़ करें। जब आप खुद से कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, खुद से जब लिखना शुरू करते हैं, तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि लिखना कैसे है, ये आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आज का है, डिफाइन जियोग्राफिक रीजन, ऑल्सो डिस्क्राइब द बेसिक फॉनल मेकअप ऑफ द न्यू आर्कटिक जियोग्राफिक रीजन। देखो फिर से वही जो जियोग्राफिक रीजन प्रोविंसेस को लेकर के यहाँ पर बातें आ गई हैं। सबसे पहले आप जू जियोग्राफिक प्रोविंस को डिफाइन कर देंगे कि जो जू जियोग्राफिक प्रोविंस होते हैं वो एक डिस्टिंक्ट कंपोजिशन होती है कि एक स्पेसिफिक एनिमल स्पीसी ही यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये स्पेसिफिक टू द ज्योग्राफी, स्पेसिफिक टू द क्लाइमेट एंड इवोल्यूशनरी इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें एंडेमिक स्पीसीज, यूनिक इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, बैरियर लिमिटिंग स्पीसी, बैरियर का मतलब जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स होते हैं उनकी लिमिटेशन हमें देखने को मिल जाती है। अब जैसे कई तरीके के ज्योग्राफिक हमें जू ज्योग्राफिक प्रोविंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है, जैसे नी आर्कटिक हो गया या फिर आपकी ओरिएंटल हो गई, है ना। तो यहाँ पर चूंकि बात की जा रही है जू जियोग्राफी को लेकर के, तो यहाँ पर हम लोग जो जानवर वाला है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो वॉलेस के द्वारा भी डिफाइन की गई थी, जैसे इथियोपियन रियल्म हो गया, नी आर्कटिक हो गया, न्यू ट्रॉपिकल हो गया, इसके अलावा आपका ओरिएंटल हो गया, ठीक है, तो पैलियो आर्कटिक हो गया, इनके बारे में। तो यहाँ पर आप करेंगे ये कि वन जब आप ये लिख देंगे तो उसके बाद से एक मैप बना देंगे, और मैप बना के जितने भी ज्योग्राफिक प्रोविंसेस हैं उनको आप एक्सप्लेन कर देंगे, जो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर आप वॉलेस लाइन को भी बड़ी क्लियरली दिखा देंगे कि दिस इज अ वॉलेस लाइन थ्रू विच नो स्पीसीज पास थ्रू ऑन, कैसे एक दूसरे के इधर उधर नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद से हमारे पास आगे आ जा रहा है नी आर्कटिक जियोग्राफिक लोकेशंस के बारे में आप बता देंगे। पहले आप ये डिफाइन कर देंगे कि नी आर्कटिक है कौन सा, जैसे जो नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया आता है ना, ग्रीनलैंड हो गया या मैक्सिको का पार्ट हो गया, ये वाला एरिया आ जाता है हमारा नी आर्कटिक के अंतर्गत में। अब नी आर्कटिक में हमें कई सारे स्पीसीज़ देखने को मिल जाते हैं, इसके कुछ कई फीचर्स हैं, जैसे ये होल आर्कटिक का एक मिक्स देखने को मिलता है हमें, कई सारे मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस जो एंडेमिक नेचर के हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज़ है, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर मेजर एनिमल ग्रुप भी देखने को मिल जाता है, जैसे मैमल्स में लार्ज हार्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, स्मॉल मैमल्स भी देखने को मिलते हैं, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फ्रेश वाटर हो गए। बस ऐसे ही लिख देना है, इसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये बताना है कि हाँ ये सारी स्पीसीज़ देखने को मिल जाते हैं। फिर आप बता देंगे फॉनल सब रीजन के बारे में। फॉनल सब रीजन के बारे में यहाँ पर आप बता देंगे जैसे आर्कटिक सब रीजन का इलाका हो गया। अब जैसे अमेरिका वाला ही पार्ट है, मान लो ये अमेरिका वाला पार्ट है, तो अमेरिका वाला पार्ट में अलग अलग है। जैसे अगर आप ऊपर के एरिया में देखेंगे, कनाडा वगैरह वाला जो एरिया है, ये अपने आप में आर्कटिक सब रीजन है। यहाँ पर पोलर बियर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आर्कटिक फॉक्स वगैरह देखने को मिल जाती है। फिर हमारे पास वेस्ट माउंटेन रीजन होती है, जो यहाँ पर हमें फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाती हैं, ये वाला वेस्ट माउंटेन का इलाका हो गया। फिर हमारे पास इसी तरीके से ईस्ट साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट है, बीच में हमें प्रेरीज वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो ग्रेट प्लेन का इलाका हो गया। इस वाले इलाके में हमें सोरोनर मोहावे जो डिजर्ट रीजन होता है ये देखने को मिल जाता है। सो ये आप सब रीजन के फॉर्मेट में यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, दिखा देंगे कि कैसे कैसे सब रीजन देखने को मिल जाता है। लास्ट में कंक्लूड करते हुए आप सिंपली ये बता सकते हैं कि जो नी आर्कटिक जियोग्राफिक रीजन होते हैं, यहाँ पर हमें डाइवर्स रीजन ऑफ मतलब डाइवर्स रेंज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल ये सब देखने को मिल जाते हैं। इनके हमें यूनिक एंडेमिक्स देखने को मिल जाती है, और ये यूनिक एंडेमिक हमें अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्लाइमेट में देखने को मिलती है, जैसे डेजर्ट, फॉरेस्ट या आर्कटिक या फिर प्लेन एरिया। यहाँ पर अगर हैबिटाट लॉस होता है, क्लाइमेट चेंज होती है, तो दिस में थ्रेटन मैनी स्पीसीज एंड दिस में ऑल्सो रेज ए क्वेश्चन ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से इस आंसर को भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कौन से ज्योग्राफर का नाम यूज़ करना है, अगेन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से ज्योग्राफर का नाम हम लोग यहाँ पर यूज़ करें और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सो मेजरली हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये जितने भी हमारे जियोग्राफिक प्रोविंस या रियल्म को लेकर के क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो अलग अलग तरीके के बायोम होते हैं उनके आंसर्स को किस तरीके से टैकल करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और फिर आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाकी क्वेश्चन को लिख करके यू कैन ऑल्सो सेंड इट ऑन टेलीग्राम फॉर द रिव्यू करने के लिए भेज सकते हैं। बाकी थोड़ा मेहनत करिए, लिखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए।